हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीमिक्स 2023-24 में आज डिस्कस करेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के सवाल। दोस्तों, सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो अगस्त 2023 के अंदर होने वाला है। तो इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ और नॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यूपीएससी जिन भी एग्जाम्स को कंडक्ट करे उससे हम ये आइडिया लगाएं कि यूपीएससी पॉलिटी और गवर्नेंस में किस तरीके के सवाल पूछता है। तो आज हम 6 ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो सीएपीएफ 2022 के पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The landmark case of DC Wadhwa versus State of Bihar in the Supreme Court is related to which one of the following powers of the governor? DC Wadhwa versus State of Bihar के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो गवर्नर की कौन सी पावर से रिलेटेड थी? A. Repromulgation of ordinances, B. Appoint the chief minister, C. Grant pardon, और D. To revise the emoluments and allowances of the MLAs. तो सही जवाब है ए, रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। दोस्तों, बिहार के अंदर काफी समय से इन द डेकेड्स ऑफ 1980s देयर वाज कंटिन्यूअस रीप्रोमलगेशन ऑफ द सेम ऑर्डिनेंसेस। इसका क्या मतलब होता है? आर्टिकल 213 गवर्नर ऑफ द स्टेट को यह पावर देते हैं कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? जब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, जब वो स्टेट सब्जेक्ट के कानून के ऊपर ऑर्डिनेंस इशू करें, और जब वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं विद इन 6 months दैट नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा। अब बिहार के अंदर क्या हो रहा था? सेम ही ऑर्डिनेंस को, सेम ही अधिनियम को, विधेयक को, सेम ही ऑर्डिनेंस को जो है वो बार बार रीप्रोमलगेट किए जा रहे थे। इसको चैलेंज करते हुए ये कहा गया कि ऑर्डिनेंस की लाइफ लिमिटेड रखी गई है। उसका एक कारण है कि उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना प्रेसिडेंट के केस में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेना इन द केस ऑफ गवर्नर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी को रिट्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने इन डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर लेजिस्लेटिव फंक्शन नहीं रख सकते अपने पास, ये सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में उन्हें इस्तेमाल करने हैं, और जो लिमिट उनके ऊपर लगाई गई है उस लिमिट के अंदर इस्तेमाल करने हैं। अगर आप ऑर्डिनेंस नया इशू करते हैं तो वो पुराने ऑर्डिनेंस से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज रीप्रोमलगेशन ऑफ दैट ऑर्डिनेंस। सेकेंड नंबर सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? ए, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। तीसरा, powers of the union and states are specified. चौथा, Indian federalism is based on the principle of separation of powers. तो दोस्तों, आंसर इसका रहेगा डी, Indian federalism is based on the principle of separation of powers. This is not a principle of federalism or federation. It is a principle of horizontal separation of powers between the 3 organs of the government: legislature, executive और judiciary. फेडरल स्ट्रक्चर यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट से नहीं समझते। वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट बाय द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसीलिए इसका आंसर डी होगा। पावर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स आर स्पेसिफाइड, द आंसर इज यस। आपके पास आर्टिकल 246 से शुरू होते हुए लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उन्हीं फाइनेंशियल पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन में आपके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी लिखे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे, टैक्स और नॉन टैक्स दोनों। और तीसरा, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कोर्ट्स ने कई डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल भी किया है जहां पे वो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को इंटरप्रेट करता है। क्या मुझे आप किसी डॉक्ट्रिन का नाम बता सकते हैं जिससे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है उसके रिलेटेड अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, उसमें कौन सी डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया है? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा, विच ऑफ दीज आर सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया?
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूट्स, कस्टमरी लॉ, केस लॉ, विच ऑफ दीज इज द सोर्स और सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया? द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज वेरी क्लियरली एंड सिंपली डी, ऑल ऑफ दीज। भारत के अंदर संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। इनफैक्ट कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी कस्टम, कोई भी स्टैट्यूट इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता है। अगर वायलेट करता है तो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि आप इसको रिव्यू करवा सकते हो और जुडिशरी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकती है। इसके अलावा कस्टम्स या कस्टमरी लॉ भी भारत के अंदर लॉज का सोर्स है। सोर्स मतलब कि कानून अपना जो इंस्पिरेशन है, कानून अपने अंदर का टेक्स्ट है, वो कहां से डिराइव करता है। अगर मैं बात करता हूं पर्सनल लॉज की, तो बहुत सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, और सक्सेशन एक्ट, दैट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द कस्टमरी लॉज और कस्टम्स दैट वर देयर, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ आ जानी चाहिए कि कस्टम से हमने अपने कानूनों का इंस्पिरेशन लिया है, चाहे वो हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम पर्सनल लॉज हो, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तीसरा यानी कि केस लॉज जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, या आपका जो चौथा ऑप्शन था, दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हायर जुडिशरी ने जो पहले जजमेंट्स दी हैं उनको कानून की तरह अप्लाई किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 भी यही कहता है दैट दे हैव द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस and these laws, whatever judgments they pass, they can be used or they can be implemented as the laws of the land. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। जो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किसी वक्त दी होगी उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कानून की तरह उसका इफेक्ट हो सकता है। एंड आखिर में ऑफ कोर्स द लेजिस्लेशन और द लॉज दैट आर पास्ड बाय आइदर द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ लॉ। तो भारत में ये चारों सोर्सेज ऑफ लॉ की तरह माने जा सकते हैं। Fourth question, which of the following is or are the functions of cabinet secretariat? The answer is, my dear friends, both 1 and 2। दोनों ही काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन है। देखिए कैबिनेट इज नॉट एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज कैबिनेट का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा अंडर आर्टिकल 352। तो कैबिनेट के मंत्री 15 से 20 वो गिने चुने मंत्री होते हैं जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से चुना जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स, एंड दे फॉर्म द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। अब इन कैबिनेट की जो फंक्शनिंग होती है ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा मैनेज की जाती है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज कंसिस्टिंग ऑफ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और यू कैन से ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव, whereas the cabinet itself consists of the political executive। काफी सारी चीजें हमें एनसीईआरटीज पढ़ के भी पता लगती हैं, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब और डिफरेंस हमें समझ आना चाहिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि चुने हुए नेता जो मिनिस्टर्स बने हैं, जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स यानी कि सिविल सर्वेंट्स जो सेक्रेटेरिएट के अंदर काम करते हैं। Cabinet Secretariat basically it functions as a repository or it functions as the main organ that is going to conduct all the activities, plan and manage all the activities of the cabinet। तो मिनिस्ट्रीज के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी यही हैंडल करेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री में या कैबिनेट में बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय या मिनिस्ट्रीज होंगी। एंड सेकेंडली मेजर क्राइसिस सिचुएशन भी अगर होती है तो कैबिनेट कमेटी को उसमें एक्टिवेट होना पड़ता है। सो द ऑब्वियस आंसर इज सी। Which of the following statements about the Committee on Public Undertakings is or are correct? Number 1, there are more members from the Rajya Sabha than the Lok Sabha in the committee. Second, chairperson of the committee is appointed by the Speaker of Lok Sabha। इनमें से आपने सही स्टेटमेंट बतानी है, सही। तो आंसर इज बी, 2 ओनली। याद रखना है किसी भी कमेटी में राज्यसभा में से ज्यादा मेंबर तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो बिकॉज लोकसभा इज गोइंग टू बी द लार्जर हाउस, इफ देर आर मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा दे विल बी मोर फ्रॉम लोकसभा। तो इस कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट सही है। इस कमेटी के चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, और इस कमेटी के मेंबर या चेयरपर्सन मिनिस्टर नहीं हो सकते। नीदर द मेंबर नॉर द मिनिस्टर कैन बी द चेयरपर्सन। Committee on Public Sector Undertakings is basically part of 3 financial committees. One is Public Accounts Committee, other is Estimates Committee, and the third is Committee on Public Sector Undertakings.
ये तीनों फाइनेंशियल कमिटीज के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर भी काम आएगा। आगे हो सकता है प्रीमिक्स में मैं इनसे और डिटेल में डिस्कशन करूं। दोस्तों, अगर आपको हमारे इन सभी क्विजेज में से कुछ सीखने को मिल रहा है और आप ऐसे ही क्विजेज को डेली बेसिस पे सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एलिवेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वीडियो लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स और इंटरैक्टिव क्विजेज मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Censure motion can be moved against a single minister of council of minister. Motion of no confidence cannot be moved against the prime minister alone. Censure motion cannot be moved against the entire council of ministers. A censure motion can be moved against a group of ministers. कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? So the answer to this question is C. सेंचर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में कुछ फर्क होते हैं। एक, सेंचर मोशन दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में नहीं, सिर्फ लोकसभा में, दिस इज सेम थिंग कि ये लोकसभा में भी आ सकता है, ये भी लोकसभा में ही आ सकता है। इट कैन ओनली कम इन लोकसभा, बोथ ऑफ देम। बट डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये कि सेंचर मोशन के लिए आपको पर्टिकुलर रीजन देना पड़ता है, दैट व्हाई यू आर मूविंग दिस सेंचर मोशन। सेंचर बेसिकली एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव को इंश्योर करने का एक टूल होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के केस में देयर इज नो नीड टू गिव अ रीजन। सेकेंडली, सेंचर मोशन जो मूव किया जाता है वो या तो सिंगल मिनिस्टर, एक मिनिस्टर हो, या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हो, 4-5 मिनिस्टर, किसी भी कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट किया जा सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट मूव किया जाता है। सेंचर मोशन का जो मेंशन है क्लियरली, ना तो वो लोकसभा के रूल्स में है, ना ही वो राज्यसभा के रूल्स में है, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। वेयर एज नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो मेंशन है वो लोकसभा के रूल्स में दिया हुआ है। खैर, राज्यसभा के रूल्स में तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा में तो आता ही नहीं है। जब भी सेंचर मोशन पास होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मिनिस्ट्री को रिजाइन करना है। It does not lead to the resignation of ministry, but the no confidence motion when passed by simple majority leads to the resignation of entire ministry. तो इसी के साथ ये जानकारी देते हुए आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में, तो आप हमारे स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप में आपको मेंस के क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही प्रोवाइड हो जाएंगे एक ही कोर्स के अंदर, जिसमें 12 टेस्ट, 8 सेक्शनल टेस्ट, 4 full length test, and every topic or theme that is covered in GS1, GS2, GS3 and GS4 will be covered. तो इस चीज को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, साथ ही साथ 10% डिस्काउंट भी अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद और आपसे फिर मुलाकात होगी।